हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार ऋषि यस क्लासेस के 11th एंड 12th के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं अपने CBSE के क्लास 11th का जो मैथमेटिक्स है उसका जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है सेट्स, उसी को ही हम स्टार्ट करने वाले हैं इस लेक्चर से। और सभी चीज़ों को हम एक एक करते हुए डिस्कस भी करना शुरू करेंगे। और इस लेक्चर में अगर हम बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि एक्चुअली सेट्स क्या होते हैं, और सेट्स को समझने से पहले हमें ये बात समझना होगा कि कलेक्शन क्या होता है और कलेक्शन किस प्रकार से एक सेट का फॉर्मेशन करता है, इसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद हम जब अपना सेट का डिफिनीशन देख लेंगे तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ हम इस पूरे टॉपिक को समराइज करेंगे। और उसके बाद हम यह समझेंगे कि किसी भी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स नहीं बिलोंग कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर भी हम बातें करेंगे। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो हमें सबसे पहले तो आप लोग अपना कॉपी बना चुके होंगे और उसके अंतर्गत सबसे पहला जो चैप्टर है, ठीक है, जो मैथमेटिक्स का पहला यूनिट है, उसके अंतर्गत हमें सबसे पहले चैप्टर पर बात करना है जिसका नाम है सेट्स। ठीक है, सेट्स या सेट थियरी अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसी को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेट थियरी पर हम बात करेंगे। ओके, तो समझना है कि हमें सेट्स एक्चुअली होता क्या है। तो हम अगर बात करते हैं तो सेट कोई नया वर्ड नहीं है, ठीक है। ये हम अपने डेली लाइफ में इस वर्ड का बहुत ज़्यादा उपयोग करते आ रहे हैं, जैसे कि टी सेट हो गया, डिनर सेट हो गया, ये सभी क्या है, एक्चुअली सेट्स ही हैं। ठीक है, जैसे अगर हम किसी पार्टी या फंक्शन में जाते हैं तो हमें कपड़े पहनने होते हैं, ठीक है, और वो कपड़ों का हम क्या करते हैं, एक सेट बनाते हैं, ठीक है, जो पूरी तरीके से मैच कर रहा हो। उसमें हम साथ ही साथ अपने एक वॉच को पहनते हैं और हम अपने पूरे लुक्स पर ध्यान देते हैं। तो इसमें जब हम एक एक कपड़े को पहनते हैं तो वो एक्चुअली क्या है, एक ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को जब हम एक साथ समराइज कर देते हैं या फिर कलेक्ट कर लेते हैं तो उसी को ही हम क्या कहते हैं कि यह हमारे पास एक सेट बन चुका है, ठीक है। जिसमें हम बात करते हैं तो पैंट होता है, हमारे पास जूते होते हैं, शर्ट होता है, घड़ी होता है, या फिर और भी हम बहुत सारी चीज़ें पहनते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम अगर बात कर रहे हैं तो सेट कोई नया वर्ड नहीं है एक्चुअली, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं एक बहुत ही डेली लाइफ में प्रैक्टिकल चीज़ों पर भी समझ लेते हैं। जैसे हम अपने मोबाइल के स्क्रीन को देखते हैं तो उसका जो होम पेज होता है उसमें बहुत सारे ऐप्स के आइकन बने होते हैं, और हर एक ऐप जो होता है या हर एक जो एप्लीकेशन होता है वो अलग अलग चीज़ों के लिए हम उपयोग करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जो हमारा होम स्क्रीन डिज़ाइन हुआ है ये एक्चुअली बहुत सारे ऐप्स का एक कलेक्शन ही है, ठीक है। और हर एक ऐप के लिए अलग अलग काम है, तो इसकी वजह से वह भी हमारे पास क्या है, एक सेट ही है, ठीक है। तो ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे सेट्स को हम समझ सकते हैं। जैसे हमारा यह जो रूम है, इस रूम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। जैसे आपके रूम में अगर हम बात करते हैं तो एक बेड होगा, एक स्टडी टेबल होगा, ठीक है। चलो मैं लिखता हुआ चलता हूँ और उसी को ही हम सेट बना भी लेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो एक हमारे पास बेड होगा, ठीक है, और हमारे पास स्टडी टेबल होगा, स्टडी टेबल हो गया, लैंप होगा और चेयर भी होगा, ठीक है। मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर आपके रूम में तो होंगे ही, ठीक है। चेयर होगा, इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास स्टडी लैंप होगा, एंड ऑफ कोर्स बुक्स भी होंगे, ठीक है। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें आपके रूम में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये एक्चुअली हमने क्या किया, जो आपके रूम में प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट्स, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स का ही हमने क्या किया, एक कलेक्शन बनाया, ठीक है। और इसी कलेक्शन को ही हम आगे चलते हुए एक सेट बताएंगे कि यह जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, द कलेक्शन ऑफ, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स
इन ऑफ योर रूम, ऑफ योर रूम। ठीक है, तो इसी कलेक्शन को ही एक्चुअली हम सेट कहेंगे, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं तो आपके रूम में अगर ये ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं तो चाहे आप बताएंगे तब भी यही ऑब्जेक्ट रहेगा, कोई और पर्सन आएगा तो वह भी कहेगा कि हाँ आपके रूम में यही ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा अगर मैं भी जाता हूँ तब भी मैं यही कहूँगा कि हाँ ये ऑब्जेक्ट्स आपके रूम में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली कलेक्शन जो है, इस कलेक्शन को ही हमें समझना होगा सबसे पहले, क्योंकि जो सेट है उसका डिफिनीशन तो बस एक लाइन का है कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन एक्चुअली होता क्या है, इसी को ही हमें समझना होगा, और इसको अगर हम समझ गए तो पूरा सेट थियरी या पूरा सेट्स का जो हमारे पास चैप्टर है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और यही जो लेक्चर है ये आपका पूरा बेस बनाएगा। ठीक है, तो समझते हैं कि एक्चुअली कलेक्शंस क्या होते हैं। तो कलेक्शन पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अभी आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप लोग शांति से बैठ जाइए, यहाँ तक आपको बस लिखना था, अब यहाँ पर सारी चीज़ों को समझना शुरू करना होगा। ठीक है, कलेक्शन एक्चुअली दो प्रकार से हम कह सकते हैं। ठीक है, कि एक हमारे पास डिफाइंड कलेक्शन होगा, ठीक है, एक हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, ओके, और एक हमारे पास एक जनरल कलेक्शन होगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे मत समझिए, ठीक है, क्यों हम इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाएं जबकि आसानी से हमें इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली कलेक्शन जो आपके सिलेबस में अगर आप देखेंगे, ठीक है, समझाता हूँ तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि जो कलेक्शंस होते हैं, ठीक है, दो तीन प्रकार के कलेक्शन पर हम पहले बात कर लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं तो एक कलेक्शन लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट्स। ठीक है, अल्फाबेट्स, तो ये कलेक्शन में हमारे पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आएंगे, एक हमारे पास आएगा ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। अभी आगे चलते हुए मैं यह भी समझाऊंगा कि ये ब्रैकेट्स जो हैं वो एक्चुअली एक कर्ली ब्रैकेट से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हुए ये बात हम करेंगे। अब एक प्रकार का हम ऐसा कलेक्शन लेते हैं, ठीक है, अब इसे ध्यान से सुनना। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ टॉलेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। ठीक है, और एक मैं ऐसा कलेक्शन लेता हूं, द कलेक्शन ऑफ टॉलर, ठीक है, टॉलर स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, या फिर टॉलर ना लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे मैं कह दे रहा हूँ, टॉल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। ठीक है, मतलब कि हम यहाँ पर आपके क्लास के सबसे लंबे विद्यार्थियों का एक समुच्चय हम लेना चाहते हैं, और दूसरे में हम लेना चाह रहे हैं कि आपके क्लास के जो लंबे छात्र हैं, जो लंबे स्टूडेंट्स हैं, उनका हम कलेक्शन लेना चाह रहे हैं। तो अब इस बात को एकदम ध्यान से सुनना, और यहीं से ही आपको कलेक्शन और सेट्स का डिफरेंस भी समझ में आएगा, और साथ ही साथ आप यह भी समझेंगे कि एक्चुअली कोई भी कलेक्शन किस प्रकार से सेट बन जाता है। ठीक है, तो इसे अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हमने क्या बोला कि आपके क्लास के सबसे लंबे स्टूडेंट का नाम हमें बताइए, या फिर उसका हमें कलेक्शन बताना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो आपके क्लास का जो सबसे लंबा छात्र होगा, सपोज करते हैं कि उसका नाम है श्याम, ठीक है, या फिर राम ले सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, बस मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने कहा कि आपके जो क्लास का जो सबसे लंबा विद्यार्थी स्टूडेंट है उसका नाम है राम। ठीक है, तो आप अपने पूरे क्लास में हर एक स्टूडेंट से पूछेंगे तो वह भी कहेगा कि हाँ राम ही हमारे क्लास का सबसे लंबा स्टूडेंट है, या फिर कोई भी टीचर आएगा या फिर प्रिंसिपल आएंगे तब भी यही बात कहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर मैं एक ऐसा कलेक्शन ले रहा हूँ जिसमें
आपके क्लास के लंबे विद्यार्थियों का हमने समोच्च लिया है, ठीक है, एक्चुअली हमने कलेक्शन लिया है। तो अब इसमें एग्जाम्पल्स के तौर पर हम सपोज करते हैं कि आप से मैंने पूछा, तो आपसे जो लंबे स्टूडेंट्स होंगे उनके आप नाम लेंगे, ठीक है। सपोज करते हैं कि हमारे पास हैं राम, श्याम, ठीक है, या फिर हमारे पास है और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर बस 2 ही एग्जाम्पल लिए। अब आपके अलावा आपके क्लासमेट से किसी और से हमने पूछा, तो उसने कहा कि नहीं सर, यहाँ पर जो राम और श्याम हैं ये तो लंबे हैं, लेकिन उस लड़के से लंबे हैं, ठीक है। मुझसे अगर लंबे की बात करेंगे तो हो सकता है उसमें रुचि हो सकता है उसमें राम हो, ठीक है। अब ये हमारे पास एक कलेक्शन आ चुका। तो मतलब अगर हम अलग अलग स्टूडेंट से बात करते चलेंगे, अलग अलग स्टूडेंट से हम यह बात कहेंगे कि आपके क्लास का जो लंबे विद्यार्थियों का जो टॉल स्टूडेंट्स हैं उनका हमें कलेक्शन लेना है, ठीक है। तो वो अलग अलग विद्यार्थियों के लिए, अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग उनके क्लासमेट्स जो होंगे वो क्या होंगे, लंबे होंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स का एक लिमिटेड हाइट होगा और उससे जो लंबे हाइट्स वाले स्टूडेंट होंगे वो कहेगा कि ये सभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या क्लासमेट्स हैं ये मुझसे लंबे हैं, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट अलग अलग स्टूडेंट्स का नाम लेगा। ओके, ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो जब भी किसी एक पर्सन के अकॉर्डिंग अलग कलेक्शन बनेगा, दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग अलग कलेक्शन बनेगा, तीसरे पर्सन के अकॉर्डिंग अलग कलेक्शन बनेगा, तो इस प्रकार के कलेक्शन को हम कहते हैं कि यह वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई। तो यहां पर मैंने कहा, क्या कहा कि यह जो हमारे पास कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है, जबकि यहां पर जो हमने ऊपर के एग्जाम्पल्स को जो लिया है ये सभी एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये वेल डिफाइंड हैं, ठीक है। तो जब भी, अब यहां पर हमने एक एग्जाम्पल लिया कि हमारे पास वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं और हमारे पास एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन कौन सा नहीं है। इसके थ्रू हमने क्या समझा कि एक्चुअली कलेक्शन 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक में हमारे पास वेल डिफाइंड होगा, दूसरे में हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जब भी कोई भी कलेक्शन हम लेंगे और अगर वह वेल डिफाइंड होगा तो उस प्रकार के ही कलेक्शन को हम कहेंगे कि यह हमारे पास सेट है, ठीक है। बात समझ में आई कि सेट क्या होता है। एक्चुअली बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस इसे अच्छे से समझ लेना है कि जब भी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट्स का हमने कलेक्शन लिया और वह वेल डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड कहने का मतलब क्या हुआ कि हर एक पर्सन के लिए वो ऑब्जेक्ट्स वही रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार के ही कलेक्शन को हम कहेंगे कि यह सेट है। ओके, बातें समझ में आई। अब इसी को ही और एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ लेते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स लेंगे तो उससे आपका और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2 एग्जांपल्स और लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमने एक कलेक्शन लिया, ठीक है, दी कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। ऑड नंबर और इवन नंबर के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो ऑड नंबर्स लेस देन 10, ठीक है। तो अब इस पूरे कलेक्शन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट्स मिलेंगे, या ऑब्जेक्ट्स अभी हम कह रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट्स हम बाद में कहेंगे क्योंकि हम आपको जब समझा देंगे कि एक्चुअली एलिमेंट्स होते क्या हैं तब हम एलिमेंट्स कहना शुरू करेंगे, ठीक है। अभी मैं कह रहा हूं कि यह ऑब्जेक्ट है, ओके। तो एक्चुअली हम एक कलेक्शन ले रहे हैं जिसमें 10 से छोटे ऑड नंबर्स पर हम बात करने वाले हैं। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो गया 1, ठीक है, और ऑड नंबर में अगर बात करते हैं तो 1, 3, 5, 7 और 9 आएगा, ठीक है। इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स में रखेंगे क्योंकि आपको आगे मैं समझाऊंगा कि एक्चुअली ऐसा क्यों करते हैं। अब एक कलेक्शन हमने लिया, दी कलेक्शन ऑफ, ठीक है, दी कलेक्शन ऑफ गुड रेस्टोरेंट, ठीक है, गुड रेस्टोरेंट इन योर सिटी, ठीक है। आप जिस भी शहर में रह रहे हैं उस
शहर के अच्छे रेस्टोरेंट्स का कलेक्शन हमें लेना है। अब देखो, अब एक्चुअली आप जिस भी रेस्टोरेंट में जाएंगे, हो सकता है आपको कोई एक रेस्टोरेंट ज़्यादा अच्छा लगे, दूसरा रेस्टोरेंट कम अच्छा लगे, ठीक है। अब कोई दूसरा पर्सन आया, वो जो आपको अच्छा नहीं लगा है रेस्टोरेंट, उसे अच्छा लग सकता है, और जो अच्छा लगा है आपको वो अच्छा नहीं लग सकता है, ठीक है। मतलब ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है। पर्सपेक्टिव्स पे डिपेंड कर रहा है कि अगर एक पर्सन आया तो उसे वो ऑब्जेक्ट अच्छा लग सकता है, तो वह अपने उस कलेक्शन में कहेगा कि ये हमारे पास रेस्टोरेंट जो है वो गुड रेस्टोरेंट है। जबकि दूसरा पर्सन आया तो हो सकता है वो कहेगा कि वो रेस्टोरेंट गुड रेस्टोरेंट की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। तो जब भी कोई भी कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो इस प्रकार के कलेक्शन को हम नहीं कह सकते कि यह सेट है। जबकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट्स या फिर हमारे पास कलेक्शन जो है वो हर एक पर्सन के लिए सेम ही रहेगा, तो इस प्रकार के कलेक्शन को ही हम कहेंगे कि ये हमारे पास है, सेट है, ठीक है। ओके, यानी कि यह जो हमारे पास कलेक्शन है यह वेल डिफाइंड है। ओके, जैसे ही मैं सेट कहूंगा तो समझ लेना कि एक ऐसा कलेक्शन जिसमें ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वेल डिफाइंड हैं। वेल डिफाइंड होने का क्या मतलब है, अभी जब डिफिनीशन लिखवाऊंगा तो समझ आऊंगा, ठीक है। अब यहां पर इस बात को और अच्छे से समझते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, ठीक है। दी कलेक्शन ऑफ, बहुत सारे एग्जांपल्स अभी मैं लिखवाऊंगा और उनसे और आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा कि कौन कौन से कलेक्शंस ऐसे हैं जो वेल डिफाइंड हैं और कौन कौन से ऐसे कलेक्शन हैं जो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल, ओके, ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन योर गार्डन, ठीक है। आपके गार्डन में जो सुंदर फूल हैं उनका कलेक्शन आपको लेना है। तो अब ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर आपके गार्डन में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, फूल के पौधे, और उनमें फूल फूले हुए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, देखेंगे, ठीक है। हो सकता है आपको कोई अलग फूल अच्छा लग रहा हो, जबकि आपके घर में ही किसी और पर्सन को कोई अलग फूल अच्छा लग रहा हो, ठीक है। तो हर एक फूल के लिए आपका पर्सपेक्टिव अलग होगा, दूसरे पर्सन का पर्सपेक्टिव अलग होगा, जिसकी वजह से उसका जो कलेक्शन होगा वो डिफरेंट होगा और आपका कलेक्शन डिफरेंट होगा, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आपके गार्डन के जो फूल हैं, जो सुंदर फूल हैं, उनका कलेक्शन एक वेल डिफाइंड हो रहा है, ठीक है। बातें समझ में आई। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे आपके स्कूल के अच्छे टीचर्स का कलेक्शन, ठीक है। तो हो सकता है आपको जो टीचर अच्छा लग रहा हो वो आपके क्लासमेट को नहीं अच्छा लग रहा हो, जो आपके क्लासमेट को अच्छे लग रहे हो टीचर वो आपको नहीं लग रहे हो, ठीक है। तो ये एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा, इसलिए ऐसे कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कहेंगे जिसमें हर एक ऑब्जेक्ट्स हर एक इंसान के लिए सुटेबल हो और उस सेट में और उस कलेक्शन में बदले ना, ठीक है। तो इस प्रकार के ही कलेक्शन को हम सेट कहेंगे और इस प्रकार के ही कलेक्शन को हम कहेंगे कि यह एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ओके, बातें समझ में आए। तो अब चलिए अपने इस कॉन्सेप्ट को समराइज हम करते हैं और अपने पूरे डिफिनीशन की तरफ बढ़ते हैं, जिसके थ्रू हम बहुत सारे एग्जांपल्स को और देखने वाले हैं। तो अब चलिए अपने इस सेट के डिफिनीशन पर बात करते हैं, ठीक है। आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग लगाइएगा डिफिनीशन, ठीक है। चैप्टर का नाम आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, उसके अंतर्गत आपको सबसे पहला डिफिनीशन हेडिंग लगाना है, ठीक है, डिफिनीशन, ओके। और यहाँ से आपको हर एक चीज़ लिखते हुए चलना है, ठीक है। जो नहीं लिखना रहेगा वो मैं बताता चलूँगा, ठीक है। आप अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए डिफिनीशन में अगर बात करते हैं तो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम आगे चलते हुए एलिमेंट्स कहना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट्स, ठीक है। बातें समझ में आई।
यहाँ पर आप सेट्स लिख लीजिए, या फिर चलिए ठीक है सेट्स ही लिख लीजिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ही क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा, ठीक है, जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको समझाया। अब एक्चुअली यहाँ पर हमें यह बात समझना होगा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन में आपको दो बातें समझनी होंगी कि एक हमारे पास टर्म होता है डिफिनिट, ठीक है, मतलब कि हर एक कलेक्शन में ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो निश्चित हैं, यही एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है तो प्रेजेंट है, ठीक है, हर एक इंसान के लिए वह एलिमेंट्स उस सेट में दिखाई देगा, ओके। और दूसरा हमारे पास होगा डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, ओके। तो यहां पर अब डिस्टिंक्ट का क्या मतलब हुआ कि जब भी हम एक कलेक्शन लेंगे, आपको अभी आगे चलते हुए मैं एग्जांपल्स के थ्रू भी जब समझाऊंगा तो वहां पर बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि जो हमारे पास हर एक एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है उसका रिपीटिशन नहीं होगा। मैंने क्या बोला कि हर एक एलिमेंट्स जो हमारे सेट में प्रेजेंट होगा उसका रिपीटिशन नहीं होता है, ओके। तो इस प्रकार के ही कलेक्शन को हम कहते हैं कि वह कलेक्शन हमारे पास डिस्टिंक्ट कलेक्शन है, ठीक है। और जब वह डिफिनिट भी होगा तब ऐसे ही कलेक्शन को हम कहेंगे कि वह एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो अब इसके बेस पर इसका डिफिनीशन हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे, और इसका दूसरा डिफिनीशन लिख सकते हैं कि ए डिफिनिट एंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन, ठीक है, डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स is called set, ठीक है, बातें समझ में आए। तो यहां पर हमने डिफिनीशन को अच्छे से समझ लिया है। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और भी इन चीजों को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं तो ध्यान से चीजों को समझते हुए चलिएगा। पहला एग्जांपल, अगर हम पहले एग्जांपल पर बात करते हैं तो दी, ठीक है, दी कलेक्शन ऑफ, ठीक है, दी कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ठीक है, आप 11th के जिस भी सेक्शन में होंगे उस सेक्शन में जितने भी स्टूडेंट्स आपके क्लास में प्रेजेंट हैं उन स्टूडेंट्स का ही हमने क्या किया, एक कलेक्शन बनाया। अब उस कलेक्शन को ध्यान से सुनिएगा कि हम जब भी किसी भी सेट को लिखने का प्रयास करेंगे या लिखेंगे तो उसके लिए हमेशा हम एक कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का यूज करेंगे, ठीक है। और उसके में अगर हम किसी भी सेट को लिख रहे हैं तो उसके जो एलिमेंट्स हैं, सॉरी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अभी आगे चलते हुए ये एलिमेंट्स भी बन जाएंगे, उन ऑब्जेक्ट्स को हम एक कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत लिखते हैं, ठीक है। अब आपके क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम यहाँ पर आप लिखना शुरू कर दीजिए। सपोज करते हैं राम है, श्याम है, ठीक है, राम है, ऋषभ है, ठीक है, रोशन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप अपने स्टूडेंट्स के नाम को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट करते हुए भी बता सकते हैं। और यहाँ पर जैसे सपोज करते हैं गुड़िया है, ठीक है, रुचि है, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे आपके क्लासमेट्स होंगे तो उनके नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। और वही हमारे पास एक कलेक्शन जो है उस प्रकार के कलेक्शन को ही हम कहेंगे कि वो एक सेट है, ठीक है, क्योंकि आपके जो क्लास में सभी स्टूडेंट्स हैं वो पूरी तरीके से डिफाइंड हो रहे हैं और हर एक स्टूडेंट अलग अलग भी है, डिफिनिट भी है और डिस्टिंक्ट भी है, ओके, बातें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर ये हमने एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लिया है और इसी को ही यहाँ पर आप आगे भी बढ़ा सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास इज अ सेट, ठीक है, यह एक सेट बनेगा, ओके। अब ये हमने पहले एग्जांपल पर बात किया। दूसरे एग्जांपल पर अगर हम बात करते हैं तो
अब यहाँ पर हम मैथमेटिक्स के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल हमने लिया, द कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है, इवन नंबर्स, ओके। तो अब इस प्रकार के कलेक्शन पर अगर हम बात करते हैं तो हम सपोज करते हैं कि उसे हमने बी नाम दे दिया, ठीक है, और इसमें हम करली ब्रैकेट के अंतर्गत सभी नंबर्स को रखेंगे। अब यहाँ पर इवन नंबर पर बात करते हैं या फिर आप ऑड नंबर पर भी बात कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इवन नंबर पर बात करते हैं तो 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर यहीं पर ही मैं ऐसे एक चीज मेंशन कर दे रहा हूं, लेस देन 20 या फिर 30, या फिर आप इसे नहीं भी मेंशन करेंगे तब भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हमने 20 से छोटे इवन नंबर्स पर बात कर लिया तो 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट्स मिलेंगे। हमने एक्चुअली फाइनाइट रखने के लिए हमने लेस देन 20 यूज किया है। अगर आप इसे इनफाइनाइट कलेक्शन रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो इस प्रकार का यह जो कलेक्शन है ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए एक ही रहेगा। तो इस प्रकार के कलेक्शन को ही हम कहेंगे कि इज अ सेट, ओके। अब और भी एग्जांपल्स लेते हैं, तीसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। एक एग्जांपल हमने कुछ ऐसा लिया, द कलेक्शन ऑफ, ठीक है, वॉवेल्स इन ऑफ अल्फाबेट्स, ओके। अल्फाबेट्स के हमने वॉवेल्स का कलेक्शन ले लिया। तो अब ऐसा सिचुएशन में हमने इसे सी नाम दे दिया, करली ब्रैकेट के अंतर्गत अगर हम लिखेंगे तो AEIOU हो जाएगा, ठीक है। तो यह भी जो हमारे पास कलेक्शन है वह क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा, क्योंकि यह हमारे पास जो कलेक्शन है यह पूरी तरीके से वेल डिफाइंड है, ओके। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपने एक और कुछ ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने डी ले लिया, ठीक है, जिसमें हमने एलिमेंट्स को रख दिया, प्राइम नंबर्स ले लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। ये हमने एक कलेक्शन लिया और इस कलेक्शन को हमने क्या नाम दिया, दी, ठीक है, दी कलेक्शन ऑफ, ठीक है, दी कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन, ठीक है, लेस देन कितना मैंने लिया है, लेस देन 14 लिख लेते हैं, ठीक है, इज अ सेट, ठीक है। यह भी हमारे पास एक सेट ही बनेगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। अब ऐसे एग्जाम्पल को लेते हैं जिसमें अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए उसमें डिफिनिट वर्ड्स हमने यूज किया। अब एक ऐसा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जिसमें डिस्टिंक्ट भी वर्ड यूज होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। 5th नंबर का एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ, ठीक है, मैं रेड कलर नहीं यूज कर रहा हूं क्योंकि ये पूरी तरीके से विजिबल नहीं होता, ठीक है। यहां पर लिखिएगा, द कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स ऑफ स्कूल, ठीक है। स्कूल वर्ड जो हमारे पास है इसके अल्फाबेट्स का मतलब हर एक वर्ड्स का, हर एक लेटर का हमने क्या किया, कलेक्शन यूज लिखा। तो इसे हम सपोज करते हैं ई हमने नाम दे दिया और इसमें जब हम एलिमेंट्स को लिखेंगे तो ध्यान से देखिएगा। इसे हम लिखेंगे, एक हमारे पास पहला लेटर आएगा यस, दूसरा लेटर हमारे पास आएगा सी, तीसरा लेटर हमारे पास आएगा एच, चौथा लेटर हमारे पास आएगा ओ और पांचवा लेटर हम ओ नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अगर हमने अगेन एक और ओ लिख दिया तो ये डिस्टिंक्ट कलेक्शन की बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमने रिपीटिशन यूज कर लिया एक ही लेटर का। तो ऐसा कोई भी कलेक्शन हम नहीं ले सकते जिसमें एक ही एलिमेंट्स या एक ही ऑब्जेक्ट बार बार रिपीट हुए हों।
ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर ओ नहीं लिख सकते, यहाँ पर हमें अगले वर्ड की तरफ बढ़ जाएंगे, एल लिख देंगे। बातें समझ में आए? जैसे हमने अम्ब्रेला को अगर लिखा तो अम्ब्रेला में हमारे पास UMBRELLA होगा, ठीक है। तो अब अम्ब्रेला का अगर हम लिखना शुरू करेंगे कलेक्शन तो UMBRE और L एक ही बार आएगा और यहाँ पर A हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अम्ब्रेला के लेटर्स का कलेक्शन बनेगा, ठीक है। और इस प्रकार के ही कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। अगर हमने अगेन यहाँ पर हमने L 2 बार लिख दिया तो यह हमारे पास सेट नहीं बन सकता, ये एक केवल कलेक्शन ही बनकर रह जाएगा, क्योंकि इस कलेक्शन में हमने डिस्टिंक्ट कंडीशन फॉलो नहीं किया है। ओके, तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये भी एक एग्जाम्पल ही बन जाएगा, ठीक है। चलो इस एग्जाम्पल को रहने देते हैं, हमने ऑलरेडी इसे समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो लेटर्स का कलेक्शन है, या अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते थे, खैर यहाँ पर मैं लेटर वर्ड यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है, लेटर्स, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ स्कूल इज अ सेट। ओके, बातें समझ में आई? तो यहाँ तक की अगर बातें समझ में आ चुकी हैं तो आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी आगे चलते हुए मैं यह भी समझाऊंगा कि एक्चुअली जब हम कोई भी सेट ले रहे हैं, ठीक है, तो हर एक सेट को हम जरूरी नहीं है कि एक एक टर्म को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर हम एक एक टर्म को दिखा ही सकेंगे, ठीक है। आगे चलते हुए हम कुछ ऐसे भी कलेक्शन लेंगे, ऐसे कुछ भी सेट हम लेंगे जिसके हम टर्म्स को तो समझ सकते हैं कि ये टर्म, ये ऑब्जेक्ट इस सेट में प्रेजेंट है, लेकिन उसे हम पूरी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि हम आगे चलते हुए सेट को दो प्रकार से रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे। एक होगा हमारे पास टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, और दूसरा हमारे पास होगा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो आगे चलते हुए इस पर भी हम बातें करेंगे। और यहाँ पर हमने कुछ ऐसे कलेक्शंस लिया है, कुछ ऐसे सेट्स हमने लिया है जिसमें हर एक सेट जो है वो पूरी तरीके से फाइनाइट सेट है, जबकि कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स, ऐसे भी हमारे पास सेट हो सकते हैं जिसमें एलिमेंट्स जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो 5 पॉइंट हो चुके थे, छठा एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ नंबर्स इज अ सेट। अब अगर हम एक एक कलेक्शन ले रहे हैं, सपोज करते हैं हमने F नाम दिया और इसमें हमारे पास नंबर्स का कलेक्शन ले रहे हैं हम, ठीक है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास क्या बनेगा, यह जो कलेक्शन होगा ये हमारे पास एक सेट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा और ब्रीफली कर दे रहा हूँ एक्सप्लेन, क्योंकि जिससे यहाँ पर जो टर्म्स हमने लिखा है ये एक्चुअली नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम जो नंबर्स हमने एक टर्म यूज किया है इसके आगे हम लिख दे रहे हैं या नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स का हमने एक सेट ले लिया है, ठीक है। आगे चलते हुए इस पर भी हम बातें करेंगे। यहाँ पर बस आपको एक ओरली एक्सप्लेनेशन हमने दिया कि एक्चुअली सेट्स को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ पर कैसे एग्जाम्पल्स बनते हैं। तो स्क्रीनशॉट्स ले चुके होंगे, तो अब यहाँ पर इस वीडियो को मैं समाप्त करने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमने इस लेक्चर में केवल बस इतना ही फोकस किया है कि एक्चुअली कैसे कलेक्शंस होते हैं और किस प्रकार के कलेक्शन को हम सेट कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यह एक बहुत ही फंडामेंटल पॉइंट है और इसे अगर आप नहीं समझेंगे तो आप पूरे सेट थियरी में परेशान रहेंगे। और अगर आपको ये बातें समझ में आ चुकी हैं तो कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और यह बात ध्यान रखिएगा कि इंटर का जो मैथमेटिक्स है, ठीक है, ये आपके लिए पूरा का पूरा फंडामेंटल बनेगा, ठीक है, पूरा आपका बेस बनेगा। आप आगे चलते हुए कुछ भी करेंगे, कुछ भी पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पर आपको यह मैथमेटिक्स एक बेस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट और लेक्चर्स बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल से समझिएगा, जिससे आपको आगे चलते हुए कभी भी इन चीज़ों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े,
ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेट्स का एक एक कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हमने समझा। अब आगे चलते हुए हम जो अगला लेक्चर लेकर आएंगे उसमें और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पर हम बातें करेंगे, ठीक है। हमने इस पूरे लेक्चर में केवल और केवल सेट्स पर ही बात किया है और सेट्स को समझने का बहुत ही अच्छे से प्रयास किया है। आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट है या आपके पास कुछ भी डाउट है या कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट करते हुए पूछ सकते हैं। और इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करते हुए आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और वीडियो आज आप सभी को पसंद आ रहे होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।